प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में। गुप्त काल के कौन कौन से शासक थे, उनका संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्री गुप्त था। श्री गुप्त ने 275 ईसा में गुप्त वंश की स्थापना की और मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना गया है। गुप्त वंश की जानकारी वायु प्राण से प्राप्त होती है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत गुप्त काल में ही हुई और मंदिरों का निर्माण कार्य भी गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। यह भी माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सार्वधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे और पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल में ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी जाती थी, जबकि अन्य लोगों को उनकी उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में राजा को देना होता था। गुप्त काल राजवंश अपने साम्राज्य के कारण प्रसिद्ध था। महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ आर्यभट्ट और बारहमिहिर का संबंध भी गुप्त काल से ही है। बारहमिहिर ने खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका की रचना की और आयुर्विज्ञान संबंधी रचना करने वाला रचनाकार सुसूत्र का भी संबंध गुप्त काल से ही है। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के उदय की। प्रमुख शासकों की। श्री गुप्त वंश का प्रथम शासक और गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक था। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्री गुप्त को आदिराज नाम से भी संबोधित किया गया है। घटोत्कच गुप्त। श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा या शासक माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त घटोत्कच का पुत्र था, जिसने घटोत्कच गुप्त के बाद सत्ता की बागडोर संभाली। चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा धीराज उसकी उपाधि थी जो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। संभवतः ये उपाधि उसके कार्यों के कारण उसे प्रदान की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ही माना जाता है और गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पश्चात 350 ईसा के आसपास उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम स्थित मालवा तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। इलाहाबाद शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त एक महान कवि था और संगीतकार था। समुद्रगुप्त को उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त राजवंश का अगला शासक गुप्त वंश का अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसे विक्रमादित्य और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी और इसे शक विजेता के नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लगभग 40 वर्षों तक राज्य किया। विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय कला, साहित्य और का अभूतपूर्व विकास हुआ और इसी कारण से इस काल को स्वर्ण युग कहा गया। साथ ही ये भारत के इतिहास का स्वर्ण युग मान लिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का विशाल साम्राज्य उत्तर में हिमालय के तलहटी इलाके से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तटों तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था।
चंद्रगुप्त द्वितीय को की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैन या उज्जैनी थी। प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, जिसने दरबार में सम्मिलित 9 रत्नों में प्रधान माना जाता था, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री धन्वंतरी भी शामिल थे, जिन्हें आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान माना जाता था। अन्य 7 रत्न में अमर सिंह, शंकु, शकपक्ष, ज्योतिष के, बेताल भट्ट, बारह मीर, घटक पर्क और वर रुचि थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही भारत आया था और रजत चांदी के सिक्के शुरू करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शासक था, जिसे उसने रूपक के रूप में पहचाना जाता है। महरौली के स्थित राज चंद्र के लोह स्तंभ को भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ कराया और महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की भांति राज्य को सुव्यवस्थित और सुशासन प्रदान किया। अपने पिता के दिए गए साम्राज्य को उसने ज्यों का त्यों बनाए रखा। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने काफ़ी लोकहितकारी सम्राट के रूप में कार्य किया। उसने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण से देश को बचाया। स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी गुप्त वंश का शासक या राजा इतना प्रभुत्वशाली नहीं बन सका, जिसकी जानकारी इतिहासों के पन्नों में दर्ज हो। इस कारण स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।